नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 11 में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में खासकर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए खासकर है। पहले देख लेते टॉपिक्स का नाम है पाइथन वेरिएबल। जैसे आपने सी लैंग्वेज या अगर आपको कोई लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप ये सोचेंगे कि ये पाइथन वेरिएबल भी सेम एज़ अदर लैंग्वेजेस के जैसा होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए खासकर मैं ये जो लेक्चर है वो सभी जो पाइथन सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिफरेंट क्या है और अदर लैंग्वेजेस में ये किस तरह से ख़ास है कि ये अलग तरीके से इसमें वेरिएबल को ट्रीट कैसे किया जाता है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो नया सीख रहे हैं पाइथन लैंग्वेज को उसको शेयर कीजिएगा। हो सके तो लोअर क्लास जैसे कि 10th 12th और 11th के बच्चे जो होते हैं जो पाइथन सीख रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट के बारे में भी पता चलेगा। प्रैक्टिकली जो मैंने किया है उसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको रिजल्ट शो भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पाइथन। सो स्टार्ट करते हैं। पाइथन वेरिएबल होता क्या है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको बाद में समझाऊँगा। जैसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि वेरिएबल इज़ अ नेम दैट इज़ यूज टू रिफर टू मेमोरी लोकेशन। जो अंडरलाइन वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने के लिए बताया गया है कि ये जो होता है एक तरीके से जो भी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं एज वेल एज पाइथन, तो सारे में जो वेरिएबल का इंपॉर्टेंस होता है, वेरिएबल मीन्स दैट रिफर टू ए लोकेशन और एलोकेटेड लोकेशन, यानी जो हमारे पास रैम मेमोरी होता है उसमें एक लोकेशन को एलोकेट किया जाता है वेरिएबल के थ्रू। ये सभी लैंग्वेज में होता है, पाइथन में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो इसमें डिफरेंट क्या है थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। तो पाइथन वेरिएबल्स ऑल्सो नोन एज एन आइडेंटिफायर। जैसे वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, जिसको आइडेंटिफायर का मतलब होता है मतलब किसी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए आइडेंटिफाई यानी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेरिएबल के थ्रू। तो वेरिएबल नोन एज एन आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड वैल्यू। तो इसका मतलब है वेरिएबल के दो चीज़ें होती है। वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और दूसरा जो होता है किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए होता है। मीन्स दैट कि वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर एज वेल एज होल्ड द वैल्यू। सो इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, जो कि अदर लैंग्वेजेस में इस चीज़ को हमको यूज़ करना पड़ता है। यानी अगर हम अदर लैंग्वेजेस जैसे C++ या जावा की बात करते हैं, जो वेल नोन लैंग्वेज है जो सब कोई सीखते हैं, उसमें किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने के पहले उसको डिक्लेयर करना ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नो नीड टू स्पेसिफाई का मतलब होता है यहाँ पे हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो भी एक्सप्लिसिटली। मीन्स दैट कि किसी भी टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मीन्स दैट कि पाइथन इज़ एन इन्फर्ड लैंग्वेज। इन्फर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्शन लैंग्वेज, मतलब जो वैल्यू मैं असाइन करता हूँ उस हिसाब से पाइथन उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है। यानी ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन और यू कैन से दैट ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन। That's why Python is an inferred language. Means inferred language, indirectly you can say that no need to specify the type of the variable explicitly. मतलब आपको जानबूझकर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप उसको अडॉप्ट कर ले। तो वन काइंड यू कैन से दैट पाइथन इज एन अडॉप्टिव वेरिएबल टाइप ऑफ लैंग्वेज, अडॉप्टेड लैंग्वेज। सो एंड स्मार्ट एनफ टू गेट वेरिएबल टाइप। तो ये चीज़ इस पॉइंट में लिखा गया है कि इसमें आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप अपने डेटा टाइप को डिक्लेयर कर देता है जो आपने असाइन किया है। तो वेरिएबल नेम्स कैन बी ए ग्रुप ऑफ बोथ द लेटर्स
यहाँ सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 2 लाइन में मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि वेरिएबल का नाम जो होता है वो लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है, बट दे हैव टू बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो वेरिएबल है वो लेटर्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है वो लेटर से स्टार्ट होता है या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन को बाकायदा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ लोअर केस। तो जनरली मतलब रिकमेंडेशन बोल रहा है, कंपल्सन नहीं बोल रहा है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो लोअर केस लेटर से डिक्लेयर करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हो या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट ये बोला गया है, रिकमेंड किया जा रहा है कि जनरली हम जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामर्स लोअर केस को रेफ़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल और राहुल, तो इन दोनों में जैसे राहुल अगर मैं यूज़ किया हूँ तो ये प्रेफरेबल बोला जा रहा है, बट कंपल्सन नहीं है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बट जो पाइथन है ये राहुल और स्मॉल केस में जो राहुल लिखा गया है, जो ग्रीन कलर से मेंशन है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये केस सेंसिटिव होता है, इनसेंसिटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है अगर आप कैपिटल स्मॉल के कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो दे क्रिएट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि वेरिएबल के बारे में थोड़ा डिटेल और जानते हैं, यहाँ पे और इंटरेस्टिंग आपको पता चलेगा। इन पाइथन वेरिएबल आर सिंबॉलिक नेम दैट इज़ ए रेफरेंस और ए पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस और पॉइंटर दोनों का मतलब एक ही होता है, सेम एज होता है। अगर हम बात करते हैं तो दोनों तरीके से दोनों वर्ड का मीनिंग सेम ही होता है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वेरिएबल जो होता है पाइथन में वो एक सिंबॉलिक नेम होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रेफर या पॉइंट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आपको पता चल जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये रिफ़र करता है या फिर पॉइंट करता है, वो भी ऑब्जेक्ट को कैसे। जैसे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको मैटर करती है। तो 3 यहाँ पे टोकन बोलते हैं इसको, 3 टोकन्स आर दिया है, ए इक्वल टू साइन एंड 50। तो 50 इसमें जो अगर हम बात करेंगे 50 इज कांस्टेंट, तो ये जो 50 है ये कांस्टेंट है, ये जाके ए में असाइन हो रहा है। तो इसका मतलब होता है ए इज़ ए वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ए इज़ ए वेरिएबल मीन्स दैट ए इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है ए से हम वेरिएबल को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ए जो होता है इसमें वैल्यू असाइन होने के बजाय, यानी एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होने के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है उसको वो पॉइंट करता है, ना कि यानी यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो असाइन होता है, मीन्स दैट ए में वैल्यू असाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम उसको फिज़िकली देखना चाहेंगे कि फिज़िकली वो कैसे एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब होता है ए फिज़िकली कोई लोकेशन ना लेके ए फिज़िकली एक पॉइंटर की तरह काम करता है, एक रेफरेंस की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 50 एक है जो मैंने अभी असाइन किया, जैसे राइट साइड में एक 50 कांस्टेंट है। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पूरे लाइन को, यानी इस पूरे लाइन को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कंपाइलर क्या कर रहा है, सॉरी कंपाइलर नहीं है, इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, 50 का एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। तो पहला ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। उसके बाद वो वैल्यू कहाँ असाइन हो रहा है, ए में असाइन हो रहा है। तो ए में असाइन हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर दिया कि दैट विल बी एक्चुअली इंडिकेटिंग द रेफरेंस और पॉइंटर। तो इसका मतलब होता है ये कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा है, ये जो है एक एक टेबल में, जैसे सिंबॉलिक टेबल की बात करते हैं, सिंबॉलिक टेबल में ए का रेफरेंस हो गया, यानी ए का नाम चढ़ गया, लेकिन ए का कोई फिजिकल लोकेशन ना होके एक पॉइंटर लोकेशन की तरह काम करने लग गया। तो इसका मतलब है ए जो होता है अब 50 को पॉइंट करने लग गया। तो इसका मतलब है फिजिकली क्या एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकली 50 एग्जिस्ट कर रहा है, और ए जो होता है फिजिकली लोकेशन को ना बता के पॉइंटिंग कर रहा है, यानी एक रेफरेंस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हुआ और वो 50 को पॉइंट करने लग गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ, 50 और ए। तो जैसे ही 50 को असाइन किया ए में तो 50 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी फिजिकली मेमोरी लोकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस मेमोरी लोकेशन को ए पॉइंट कर रहा है। तो मींस दैट अगर मैं ये बात करूं कि 50 जो होता है किसी 100 लोकेशन में, जैसे सपोज कर लो मैं मानकर चलता हूं
इसका मेमोरी लोकेशन उसने 100 ले लिया, तो 100 लेने का मतलब होता है कि ये जो होता है अब इस लोकेशन को, इसका मतलब है ए के अंदर जो वैल्यू है वो 100 लोकेशन यानी 100 को कंटेन कर रहा है, तो विच मीन्स दैट ए रिप्रेजेंट द 100 लोकेशन इंस्टेड ऑफ ए हैविंग द वैल्यू ऑफ 50। तो ये खास बात है। तो इसका मतलब होता है अगर आपको सी लैंग्वेज आता है, अगर आपने उसमें पॉइंटर वेरिएबल के बारे में अच्छे से जाना है, पढ़ा है, तो इस चीज़ को बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई नया यूज़र है जो कि पाइथन, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है कि पाइथन इज़ एन एक्सपर्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब है आपको कुछ जो प्रीवियस लैंग्वेजेस है जैसे सी बेसिक लैंग्वेज होता है उसको जानना जरूरी रहता है। तो इसीलिए आपको जो होता है सी लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो इस चीज़ को अच्छे से समझ में, अगर न्यू यूज़र है तो इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हो कि ए में जो वैल्यू होगा वो 100 होगा, और 100 जो होता है वो किसी जो 50 है उसका लोकेशन है, उस लोकेशन पे ये वैल्यू दिया हुआ है। तो विच मीन्स दैट यू कैन से दैट ये जो होता है इसको इंडिकेट कर रहा है। तो यही चीज़ हमको यहाँ बताया गया है कि जो वेरिएबल है यानी पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो एक रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 50 है और ए जो होता है रेफरेंस वेरिएबल है। तो फाइनली हम यही मान के चलते हैं द वेरिएबल आर यूज टू डिनोट ऑब्जेक्ट बाय दैट नेम। तो समझ में आ गया कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए वेरिएबल को यूज़ किया जाता है उसके नाम के थ्रू। अब जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वेरिएबल को ही आइडेंटिफायर करते हैं, मीन्स दैट कि किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है, इसलिए उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे हर एक इंसान का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसी तरह से वेरिएबल का भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स। तो यानी आइडेंटिफायर नथिंग बट एक ही चीज़ होता है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, या कोई भी कांस्टेंट कैरेक्टर हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। तो कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आइडेंटिफायर को यूज़ किया जाता है, यानी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी प्रोग्रामिंग में। द रूल्स टू नेम एन आइडेंटिफायर आर गिवन बिलो। जो मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि तो जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि आइडेंटिफायर को लेटर्स और डिजिट से बनाया जाता है, और उसका जो नाम होता है उसका जो क्रिएशन होता है, या फिर आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए जो हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं उसमें हम लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसमें जो आइडेंटिफायर स्टार्ट होता है वो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से, यानी लेटर से स्टार्ट होता है, या तो फिर आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस स्लाइड में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता रहा हूँ, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि एक आइडेंटिफायर को या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो एक्सप्लिसिट रूल है, यानी कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ें देखते हैं। पहला पॉइंट में ये बताया गया है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अपर केस अंडरस्कोर। दूसरा, ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट और लोअर केस, जैसे ए टू स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, अपर केस ए टू जेड, अंडरस्कोर और डिजिट। तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ऑफ लोअर केस, अपर केस या अंडरस्कोर का हो सकता है, और डिजिट। तो इसका मतलब है ये जो डिजिट लिखा गया है ये एक्चुअली इसका पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये रिमेनिंग पार्ट का पार्ट होता है। तो इसका मतलब है ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट ये जो होता है वो स्मॉल मतलब अल्फ़ाबेट से मतलब स्टार्ट करते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर में जो नाम हम लोग लिखते हैं तो उसमें आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर, यानी वह वाइट स्पेस अलाउ नहीं करता है, स्पेशल अलाउ नहीं करता है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करता है। अगर आप किसी दो वर्ड को एक साथ मर्ज करके लिखना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, तो अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइंड इन द लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई कीवर्ड पाइथन में पहले से बने हुए हैं तो उस नाम को आप आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम उस नाम पे नहीं दे सकते। आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। मैंने आपको बताया था कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल और कैपिटल में लिखा हुआ सेम नाम अलग अलग आइडेंटिफाई होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल माय नेम
और माई नेम, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक्स है, ये माई नेम एक साथ कर देंगे, यानी ये स्पेस यहाँ से हटा देंगे तो माई नेम और ये माई नेम दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर कैसे होता है देख सकते हैं कि स्टार्ट विथ ए स्मॉल कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, बट स्टार्ट विथ डिजिट से अलाउ नहीं करता है। तो ये एक एग्जांपल है जो वैलिड है। अनवैलिड जो होता है, इनवैलिड जो होता है देख सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इनवैलिड है क्योंकि ये स्टार्ट विथ डिजिट से स्टार्ट हुआ जो कि अलाउ नहीं होता है। स्टार्ट विथ स्मॉल अल्फ़ाबेट बट स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ हुआ है, इसीलिए ये गड़बड़ है। उसी तरह से हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने स्पेस, यानी यहाँ स्पेस यूज़ हुआ है, इस वजह से ये इनवैलिड है। तो आप देख सकते हैं कि इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, वैलिड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं। उससे आपको एक आइडिया लग गया है कि आप कैसे करके वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज़, तो ये एक थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है जो हम C++ और जावा लैंग्वेजेस में नहीं पाते हैं, जो पाइथन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसीलिए वेरिएबल वाला वीडियो लेक्चर को मैंने एक खास बताया है कि इस वीडियो में जो वीडियो लेक्चर है ये क्यों खास है। चलिए देखते हैं क्यों खास है। पाइथन डज नॉट बाइंड अस टू डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर यूजिंग इन द एप्लीकेशन। तो इसका मतलब होता है कि ये कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी ये प्रोग्रामर के ऊपर कोई बाउंड नहीं दिया है कि आप वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो। सो इन अदर वर्ड वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एक्सप्लिसिट वेरिएबल इन पाइथन। तो इट अलाउज अस टू क्रिएट ए वेरिएबल एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो इसका मतलब होता है ये हमको फ्री हैंड देता है, अलाउ करता है कि हमको जब वेरिएबल की ज़रूरत है उस समय हम उसको असाइन करके क्रिएट कर सकते हैं। यानी एट द रिक्वायर्ड टाइम, एट द रिक्वायर्ड प्लेस यू कैन इन द प्रोग्राम यू कैन डिक्लेयर योर वेरिएबल, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। सो व्हेन एन असाइन एनी वैल्यू टू द वेरिएबल दैट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब है मुझे जहाँ रिक्वायर है, जिस लाइन पे रिक्वायर है, सपोज कर लो मुझे 100 लाइन पे रिक्वायर है, मुझे 500 लाइन पे रिक्वायर है, 500 जो लाइन है उस पर हमको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। यू जस्ट असाइन द वेरिएबल, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर इट और यूज़ इट, तो वो यूज़ हो जाता है। द इक्वल ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू एन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और असाइन करने के लिए जो आपके पास जो भी चीज़ें आपको हो वो फ्री हैंड दिया गया है, उस चीज़ को इस स्लाइड में बताया गया। आ जाते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है। पाइथन इज़ द हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो पाइथन होता है, पाइथन जनरली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट को वेरिएबल के नाम से रेफ़र किया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पाइथन जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है, हाईली फॉलो करता है। तो दैट्स वाई एवरी डेटा आइटम बिलोंग्स टू एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये बात करता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट को रेफ़र किया जाता है, विच मीन्स दैट ये हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो जब ये हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करता है या हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ लैंग्वेज है, सो मीन्स दैट कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है। तो इसीलिए बोला गया है कि बिलोंग टू एन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास। सिंपल सी बात है। सो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रिंट जॉन। तो जॉन को जैसे ही मैंने प्रिंट किया है, यहाँ प्रैक्टिकली आप खुद करके भी देख सकते हैं। आप पाइथन में रन करके देखिएगा तो आपको जो मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ फॉलो करने के लिए बोलूँगा उसको आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए भेजिएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उससे जस्ट मुझे बताइएगा। तो जैसे मैंने प्रिंट किया जॉन, तो वो एक प्रिंट करेगा जॉन के वर्ड को। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो जॉन डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है ये किस क्लास को बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली उसको चेक करने के लिए आप टाइप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यू जस्ट यूज़ दिस टाइप फंक्शन एंड प्रिंट द थिंग्स, यानी जो चीज़ आएगा उसको प्रिंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के भेजिएगा कि टाइप और ये जो जॉन लिखा गया है इसका आउटपुट क्या आ रहा है। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि जो एक किसी क्लास को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हुए किसी क्लास टाइप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे टाइप लिख के मैं अगर जॉन को करता हूँ तो क्या होता है। एज वेल एज आप एक यूज़ कर सकते हैं टाइप के अंदर किसी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 50। आप
असाइन करके देखिए और मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या आता है। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इन पाइथन, एवरी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई यूनिकली इन पाइथन। तो इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, यूनिक क्लास डिफाइन करते हैं, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट बना देता है। पाइथन प्रोवाइड द गारंटीड दैट नो टू ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब होता है पाइथन ये गारंटी करता है कि दो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होता है सेम आइडेंटिफायर का नहीं हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी वैल्यू से होता है, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से होता है। सपोज कर लो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एक 50 बनाया और 50 को a इज इक्वल टू मैंने 50 किया। उसी तरह से मैं अगर b इज इक्वल टू 50 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि b एक अलग आइडेंटिफायर ना बन के वो वही आइडेंटिफायर, एक रेफरेंस लोकेशन, यानी आइडेंटिफायर मेरा यहाँ क्या बन रहा है, a और b दो आइडेंटिफायर बना है, लेकिन वो 50 ऑब्जेक्ट, दोनों में हमने 50 ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो इसका मतलब होता है वो दोनों 50 को लोकेट करेगा। ये आप चेक करके देख सकते हो, मैं थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा, उसको आप चेक करके देख सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि पाइथन प्रोवाइड्स द गारंटीड दैट नो टू ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम आइडेंटिफायर। इसका मतलब होता है कि मैं 50 नाम के दो ऑब्जेक्ट या सेम वैल्यू के दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ, ये अलाउ नहीं करता है पाइथन। ये खास बात होता है इसका। लेकिन अगर हम सी और सी जावा की बात करेंगे तो अगर मैं दो वेरिएबल a इज इक्वल टू 50 और b इज इक्वल टू 50 करता हूँ तो a का अलग लोकेशन बनता है, b का भी अलग लोकेशन बनता है। लेकिन ये चीज़ पाइथन में अगर करता हूँ तो a और b दो वेरिएबल क्रिएट होंगे बट वो एक ही लोकेशन को रेफर करेगा विच इज़ 50। तो आप समझ गए होंगे। द बिल्ट इन आईडी फंक्शन, जो एक आईडी फंक्शन होता है, एक प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा, प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, उसको आप ट्राई कर सकते हैं और बताइएगा कि आपको सक्सेस मिला है कि नहीं, उसमें उसका आंसर मिलता है कि नहीं। द बिल्ट इन आईडी फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। जैसे a इज इक्वल टू 50 मैंने क्रिएट किया और उसी तरह से अगर मैं b इज इक्वल टू a, तो मैंने यहाँ लिखा b इज इक्वल टू a, तो इसका मतलब a की वैल्यू को b में असाइन किया। और अगर मैं इसके जगह a के जगह अगर मैं 50 को यूज़ करता हूँ, अगर मैं 50 लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे 50 लिख दिया, तो अगर मैं 50 करता हूँ, आप करके देखिएगा b इज इक्वल टू 50, ये भी आप करके देखिएगा या तो फिर आप b इज इक्वल टू 50 करके देखिए। तो आप देखने से आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ आईडी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर, मतलब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, मतलब जो पाइथन यूज़ कर रहा है आइडेंटिफायर के फॉर्म में। मतलब ये हमारे नॉलेज के लिए नहीं होता, ये जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको स्टोर करके रखता है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या बनता है, तो यानी ए का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या आएगा, उस तरह से अगर मैं बी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलूँगा तो क्या आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम आएगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही डिस्कस किया था। तो रीअसाइंड ए वैल्यूबल, उसके बाद मैं ए की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ए की पहले वैल्यू पहले ए 50 था, अब उसकी जगह 500 हो गया। तो इसका मतलब है एक नया वैल्यू असाइन किया। तो इसका मतलब होता है वही वेरिएबल एक नए वैल्यू के साथ असाइन किया। सो नाउ जो ए है वो 500 एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको लोकेट करने लगेगा। इट मीन्स दैट अगर उसके आइडेंटिफायर को प्रिंट करूँगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक नया वैल्यू आपको शो होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल में। ये मैंने कोड को रन किया, जो मैंने लिखा है उसी को रन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जैसे पाइथन में मैंने इसको रन किया, जो पाइथन का आईडी है उसमें मैंने रन किया, शेल जो आता है उसमें रन किया। तो a इज इक्वल टू 50 किया, b इज इक्वल टू a किया। मैंने क्या बोला, आप इस a के जगह में आप क्या यूज़ कर सकते हो, 50 यूज़ करके चेक करके देखिए। मतलब a के जगह में आप 50 यूज़ करके देखिए तो आपको, जैसे मेरे को यहाँ एक नंबर मिला है, ये नंबर डिफरेंट हो सकता है बट ये सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी सेम लोकेशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका बन रहा है ऑब्जेक्ट, 50 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसी ऑब्जेक्ट को दो चीज़ें रिफ़र कर रही है। अगर हम बात करेंगे ए और बी का, तो ए का और बी का जो आइडेंटिफिकेशन लोकेशन है वो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है, तो इसलिए दोनों का आइडेंटिफिकेशन सेम दिखा रहा है। और उसके बाद जैसे ही 500 में मैंने असाइन किया है तो डेफिनेटली ए की जो वैल्यू है अब वो 500 नाम के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर यू कैन सी दैट ये डिफरेंट होता है। तो देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया सेम है, और ये तीसरा हो गया जो डिफरेंट है क्योंकि 500।
तो इस तरह से इस स्लाइड में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि पाइथन किस तरह से एक अलग तरीके से ट्रीट होता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट होता है। और अगर हम बात कर देंगे दो ऑब्जेक्ट जो होता है कभी भी यह डिफरेंट, जैसे मैंने 50, जैसे मैंने ये बोला a = 50 और b = 50, तो यहाँ पे दो अलग अलग 50 नाम का ऑब्जेक्ट ना बन के वो एक ही 50 नाम के ऑब्जेक्ट को दो वैल्यू से, मतलब दो आइडेंटिफायर से रिफ़र कर देता है। तो ये खास बात होता है। तो ये करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, किस तरह से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इससे साथ ही मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को ख़त्म करूँगा। तो मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि ये खास बात है जो किसी और लैंग्वेज में, मतलब इसके प्रीवियस, जैसे मैं C++ और जावा की बात करता हूँ, तो इसमें ये मतलब मेरे नॉलेज में जो लैंग्वेज है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये जो मल्टीपल असाइनमेंट का ऑप्शन है या फिर जो फीचर्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो वो कैसे हो सकता है? पाइथन अलाउज अस टू असाइन ए वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन ए सिंगल स्टेटमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल्स असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट दो तरीके से होता है। पहला हो सकता है कि वी कैन अप्लाई मल्टीपल असाइनमेंट इन टू वेज, आइदर बाय असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू, यानी एक सेम वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में ट्रांसफ़र करना, और अलग अलग वैल्यू को अलग अलग मल्टीपल वेरिएबल में ट्रांसफर होता है। यानी मल्टीपल वेरिएबल तो एग्जिस्ट करता है बट सिंगल वैल्यू से उसको असाइन करना या फिर डिफरेंट वैल्यू से असाइन करना। तो चलिए पहला देखते हैं कि असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इसमें आएगा जैसे x = y = z = 50। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही वैल्यू को तीन वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है। प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z, इसको आप करके देखिएगा, मैं यहाँ पे बताऊँगा भी कैसे होगा। उसके बाद असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल, तो कैसे करके करते हैं, कॉमा देखिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है a, b, c = 5, 10, 15। तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, यानी 5 जो होता है वो a में स्टोर हो जाएगा, 10 b में स्टोर हो जाएगा, और 15 इज़ गोइंग टू बी स्टोर इन c। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्टोर होगा नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 5 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 50 नाम का एक ऑब्जेक्ट, 10 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और 15 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें क्या होगा, A 5 को रेफ़र करेगा, B 10 ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा, C 15 ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। और इस केस में अगर हम बात करते हैं तो 50 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको X, Y, Z तीनों रेफ़र करेंगे। तो इन दोनों ही केस में एक आईडी जो मैंने फंक्शन का यूज़ करना बताया था उसको आप यूज़ करके देखिएगा और मुझे रिजल्ट बताइएगा कि दोनों केस में दोनों का आइडेंटिफायर क्या मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन क्या मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या मिल रहा है, वो मुझे बताइएगा। डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट, यहाँ पे ये जो है कैपिटल हो गया है, इसको आप स्मॉल कर लेंगे, ये प्रिंटिंग में मतलब लिखते समय ये कैपिटल हो गया। तो प्रिंट ए, प्रिंट बी एंड प्रिंट सी, ये हो गया। चलिए रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। यू कैन सी दैट यहाँ पे सब वैल्यूज़ को मैंने असाइन किया, तो देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज़, लेकिन इसमें आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना है। वो वर्क ये करना है कि इसका सभी का, यानी पहले केस और दूसरे केस दोनों ही केस में तीनों वेरिएबल के आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है उसको हो सके तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली भेजिएगा, क्या आ रहा वैल्यू मुझे बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो लेक्चर को। अगर आपको इससे वेरिएबल के बारे में जो पाइथन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है अगर आप बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो डेफिनेटली इस जो वीडियो लेक्चर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो नया सीख रहे हैं और पाइथन के बारे में नॉलेज ले रहे हैं। और ख़ासकर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10th 12th और 11th के बच्चों को, 9th के बच्चों जो पाइथन सीख रहे हैं या पाइथन उनके कोर्स में NCERT की बुक में है, तो अगर वो उनके साथ आप अगर इसको शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको कुछ क्वेरीज़ पूछे अगर उसको आपको लगता है कि आप उसमें हेल्प कर सकते हैं या उसका आंसर दे सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे भेजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।